पास जाना चाहूंगा। जोशी जी का बड़ा दीर्घ अनुभव है, लंबा एक दौर है, कालखंड है जर्नलिज्म का, और वो बंगाल को भी जानते हैं और देश भर में आपने चुनावों को कवर किया सारा कुछ। लेकिन जो कुछ हो रहा है जोशी जी, जो मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क में अपनी भूमिका में कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो संस्था तो कब से आप देख ही रहे कहां थी क्या, और अब जो ये और ताजा उदाहरण कि आप सीधे सीधे 50, 60, 70 लाख नाम काट दीजिए, ये देख रही थी, विपक्ष देख रहा था कहीं ना कहीं, लेकिन करे क्या विपक्ष, कहां जाए? आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, आज कटाक्ष उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर भी किया है, ठीक है, उन्होंने कहा कि हम जाएं तो जाएं कहां, ऐसा कुछ उसमें भाव समाहित था। और आप चुनाव आयोग देख रहे हैं, आप कैसे पूरा का पूरा एक चुनाव लूटने की जो बात कर रही हैं, और अब जो उनका कहीं एक ये जो उसका प्रतिकार है, एक प्रतीकात्मक कह लीजिए, जैसा कह लीजिए, ये है तो सही, इससे एक नई बहस तो है ही है। आजाद भारत में पहली बार कोई चीफ मिनिस्टर के, ठीक है, सारे प्रावधान अभी मैं सुन रहा था कल्याण मानी जी को, ने कहां लिखा है, किधर है इस बात, और इसमें क्या, इसको कैसे हम देख सकते हैं, ले सकते हैं? जोशी जी, आपकी प्रतिक्रिया। संजीव जी, मैं अपनी दो टिप्पणियों से अपनी बात शुरू करूंगा। एक तो सबसे पहले संजय सिंह ने अभी हाल ही में कहा, एक बड़ी अच्छी बात कही कि ट्रंप ने करीब 50,000 सैनिक उतारे थे ईरान पर फतह करने के लिए, लेकिन चुनाव आयोग और भारत सरकार ने 2.5 लाख अपने सैनिक अर्धसैनिक बल उतारे पश्चिम बंगाल को जीतने के लिए। तो 50,000 जीतने के लिए ईरान पर फतह करने के लिए किए, और 2.5 लाख उतारे यानी केंद्रीय बल। और दूसरी बात यह कि मैं बड़ी ईमानदारी के साथ चुनाव आयोग को बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने बहुत ही कर्तव्य निष्ठता के साथ अपनी भूमिका निभाई। मैं सभी केंद्रीय ऑब्जर्वर्स और केंद्रीय बलों को भी, वो चाहे 2.5 लाख रहे हों या 1 लाख रहे हों, 2 लाख रहे हों, उन सभी को, क्योंकि उन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी वफादारी के साथ, बल्कि मैं कहूँगा वफादारी के साथ उन्होंने पश्चिम बंगाल में अपनी भूमिका निभाई। तीसरी बात ये कि SIR के माध्यम से जो कुछ सामने आया, जो उसमें एजेंसियां उसमें लिप्त थी, उन्होंने भी अच्छी भूमिका निभाई। दो बात तो फिर साफ हो गई, तो इनको मेरी बधाई। ज्ञानी जी स्वीकार करें तो बड़ा बड़ी कृपा होगी। तीसरी बात ये, इन्होंने अभी ममता जी ने आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। आपने देखा कि स्टालिन ने इस्तीफा दे दिया है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जो हार गए अपनी सीट पे, वो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इधर ममता जी भी चुनाव हार गई हैं भवानीपुर से। अब ये इस्तीफा नहीं दे, माने इसमें 2-3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, अंततः गत्वा इस्तीफा तो खैर उनको पद तो छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि जो चुनावी यथार्थ और राजनीतिक यथार्थ और संवैधानिक यथार्थ इस समय यही है कि बीजेपी 200 से ज्यादा सीटें जीती और इनके पास 100 से कम सीटें मिली। इस नाते तो उन्हें सरकार छोड़नी पड़ेगी। लेकिन मुझे जो लगता है कि उन्होंने काफी कुछ इसके एक तीर चला करके कई निशानों पर एक तीर चला है। इसके माध्यम से उन्होंने पूरे राष्ट्रीय स्तर पर एक संदेश भेजा है, प्रतिकार का, प्रतिशोध का और विपक्ष की एकता का। अगर मान लीजिए विपक्षी एकता, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले कहा, इंडियन अलायंस के समय अगर ममता जी सक्रिय होती, उस एकता को और मजबूत करती, तो हो सकता है ये नौबत नहीं आती। आज क्योंकि उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान एक बात कही से याद रखिए, और वो बात थी कि मैं दिल्ली, मेरा निशाना दिल्ली पर है, मैं चुनाव के बाद में दिल्ली देखूंगी। तो उन्होंने ये एक असली जो मकसद है, असली जो टारगेट है, उन्हें स्पष्ट कर दिया था। लेकिन चुनाव हार गई, उनकी पार्टी चुनाव हार गई। तो अब वो इसके माध्यम से, देखिए ये सभी जानते हैं, जितने मेरे लोगों से बातचीत हुई है यहाँ
या मैं आज तो दिन भर 2-3 घंटे तक भी बैठा रहा, अभी लोगों को ये हार नहीं पच रही। ये मानते कि ममता जी का 15 साल का एंटी इंकम्बेंसी की साइलेंट वे उनकी चल रही थी, उनकी स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग को लेकर ये तो है, लेकिन डीजीपी 1 साल 2 साल कर ले जाएगी, ये किसी को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, चाहे वो मोदी जी कुछ भी कहें और चाहे को जो थोड़े समझते हैं, एक शौक की तरह ले रहे हैं कि इतनी कैसे हो गया, क्योंकि 25 लाख से ज्यादा वोट कट, मैंने वोट तो बहुत कटे। और मजे की बात यह है आखिर तक कि वो ट्रिब्यूनल भी बना, और एक मजे की एक जज साहब ने ये भी कह दिया कि इस बार वोट नहीं तो अगली बार दे देना। ये अपने आप में एक भयानक टिप्पणी है कि अगर एक आला अदालत का एक जज ये कहे, फैसला देने के बजाय फैसला दे, कोई बात नहीं अगली बार ले, तो बताइए अरे इस बार मत खाना खाओ, अगली बार खा लेना, अभी भूखे रह जाओ। ये तो बहुत अजीब है। तो इससे कई तरीके की शक पैदा होते हैं। 85 से आपने जिसके 200 जो 85 आई और जिसके 77 और यहाँ 67 लगे थे उसको 200 से ऊपर आपने पहुंचा दिया, पहुंच गई। ये असंभव किसी को एक आ जाए, एक नेचुरल जस्टिस नहीं लगता, नेचुरल वर्डिक्ट नहीं लगता। इसके पीछे एक लगता है कि कहीं न कहीं किसी भी धरातल पर कहीं कहीं एक रणनीति ने काम किया, एक साजिश ने काम किया। देखिए ममता जी ने कल भी आरोप लगाया था और आज भी आरोप लगाने वहां पर के साथ समय काम नहीं किए, तो सेंट्रल फोर्सेज के लोगों ने उनके साथ किया। ये चीफ मिनिस्टर का ऐसा आरोप के चुनाव आयोग पे लगाना, केंद्रीय बलों पे लगाना अपने आप में असाधारण है। लेकिन मैंने इतने चुनाव कवर किए, देखिए जहां मुझे याद है 67 से मैंने चुनाव कवर करना शुरू किया था और आज तक कभी चुनाव आयोग की ऐसी छींचा लेना, इतनी कंट्रोवर्सी कभी नहीं हुई। पश्चिम बंगाल से पहले हम बिहार को ले लें, बिहार में क्या हुआ, महाराष्ट्र में क्या हुआ, चुनाव आयोग यानी आप इतना कंट्रोवर्शियल कैसे रहे। आपने कर्नाटक में राहुल गांधी ने सब बाकायदा सबूत दिया कि कैसे वोटों की चोरी होती है, कैसे वोट मैनिपुलेट किए जाते हैं, कैसे वोट डिलीट करवाए जाए। क्या उसका कोई है, आपने कोई उसका संतोषजनक उत्तर दिया? चुनाव आयोग ने आज तक नहीं दिया। तो चुनाव 67 से ले आते ये सबसे कंट्रोवर्शियल चुनाव आयोग बना है। इसके पीछे कुछ तो वजह होनी चाहिए। धुआं तो वहीं उठता है जहां आग लगती है, बिना आग के तो धुआं नहीं उठेगा। तो ये कहते हैं कि सब चुनाव आयोग बिल्कुल पाक साफ है, मैं समझता हूं ये लोकतंत्र के साथ विश्वासघात है। उसके साथ ममता जी के सामने 2-3 बातें हैं कि वो इस्तीफा नहीं देंगी तो एक संवैधानिक संकट पैदा हुआ है, कोई शक नहीं। आपको याद दिला दूं, होम मिनिस्टर साहब ने कहा, अमित शाह ने, कि जो भी कुछ करेगा मैं उसको उल्टा दूंगा। ये भारत के गृह मंत्री की भाषा है। एक फुटपति यानी माननीय सामान्य व्यक्ति भी एकदम से मैं आपको उल्टा लटका दूंगा, उल्टा टांग दूंगा। अरे आप किस तरीके की भाषा, किस तरीके के संस्कार और किस तरह के संदेश, संस्कृति की रचना करना चाहते हैं? तो उन्होंने दिखा। और फिर दूसरी बात उन्होंने कही थी कि चुनाव के बाद भी केंद्रीय बल वहां रहेंगे। तो इसका मतलब तो ये है कि आप उनको मालूम था, क्योंकि हम चुनाव चोरी हो गई, वोट चोरी हो गई, इसके बाद पश्चिम बंगाल में उबाल होगा, विस्फोट होगा, गुस्सा आक्रोश फूटेगा और उसको कंटेन करने के लिए, उसको शमन करने के लिए केंद्रीय बलों की जरूरत होगी। तो ये पहले से ही हम मान चुके। तो ये एक बड़ा खतरनाक। तीसरी बात, कि अगर ममता जी चुनाव
ये अपना इस्तीफा नहीं देने पर अड़े हुए हैं। तो अब देखना ये कि प्रतिपक्ष के दूसरे नेता, चाहे वो राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव हो या उधर आपके बिहार के यादव हो, वो तेजस्वी यादव, वो कितने इसको सपोर्ट देते हैं, क्योंकि इससे अनकॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस तो पैदा हुई। और ये निश्चित रूप में जो सुरेंदु अधिकारी हैं, जो चीफ मिनिस्टर वही बनेंगे, अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है, वो प्रतिशोध की राजनीति करेंगे, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि उन्होंने ममता बनर्जी के साथ काम किया था और उन्होंने उम्मीद थी कि ममता बनर्जी अपना मुझे उत्तराधिकारी बनाएंगे, क्योंकि वो दूसरा उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी सामने आए। तो सुवेंदु अधिकारी हैं, वो पीछे नहीं हटेंगे, वो कुछ न कुछ करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि अब अंतिम बात ये सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि पश्चिम बंगाल की जनता, नेता एक अपने जगह काम ठीक है, लेकिन पश्चिम बंगाल की आम जनता, सामान्य जनता कितनी लामबंद होती है ममता जी के साथ, ये सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक, अगर मान लीजिए पश्चिम बंगाल की जो जनता सड़कों पर उतर आई और ममता जी के साथ लामबंद हो गई, तो आप क्या 2.5 लाख वहां पर सैनिक भेजें या 5 लाख भेजें, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं, झुकना ही पड़ेगा। मैं यहाँ एक घटना याद दिला करके अपनी बात खत्म करूंगा। आपको शायद याद होगा, आप सभी को, 1983 में तेलुगु देशम पार्टी के आदेश में जीत हुई थी, लेकिन मतलब लार्जेस्ट पार्टी के पास, लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया था एनटीआर को। फिर नतीजा क्या हुआ, उससे बहुत विस्फोटक स्थिति पैदा हो गई प्रदेश में। उस समय कांग्रेस के राज्यपाल थे रामपाल, हिमाचल प्रदेश के थे वो वहां राज्यपाल थे। तो हुआ क्या कि एनटीआर ने अपने सभी नवनिर्वाचित विधायकों को दिल्ली ला करके राष्ट्रपति भवन में परेड कराई और अंत में इंदिरा जी को, रामलाल को वहां से हटाना पड़ा, उनकी जगह डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भेजे गए और एनटीआर मुख्यमंत्री बने। तो 80-100 जो सीटों पर चुनाव की बात चल रही है, ये तभी संभव होगा कि जब पश्चिम बंगाल के आम जनता ममता जी के साथ लामबंद हो जाए और इसका दबाव, क्योंकि इसका दबाव राष्ट्रीय स्तर पर जाएगा और फिर हिम्मत नहीं होगी ना अमित शाह की और ना प्रधानमंत्री की, आखिर में बात नहीं पड़ेगी। लेकिन सवाल कितनी लड़ाई होती है और ये तभी हो सकता है जब ममता जी जनता के साथ कितना कर पाते हैं। ठीक ठीक। जो जी क्या विकल्प क्या है जो हम पूछ रहे हैं, क्या करें अब, कहां जाएं, कैसे करें, कैसे निपटें? आपने बड़ी अच्छा कि इसका विकल्प क्या है। एक पुरानी पिक्चर थी, याद करिए, प्यासा की, और प्यासा का आखिरी गाना था, ये तुम्हारी, ये महलों, ये ताजों, ये तख्तों की दुनिया तुम्हारी है, तुम ही संभालो ये दुनिया। तो जब ममता जी कह रही कि मेरी 100 सीटों की चोरी हो गई और ऐसे लोग इसमें जा बसे, तो मैं समझता हूँ ममता जी को कहना चाहिए ये तुम्हारी है विधानसभा, तुम ही संभालो। मैं तो ये कहूंगा, जैसे कि रंजीत जी की एक बात से सहमत हूं कि अब एकमात्र रास्ता बचा है गांधी का सत्याग्रह। तुम अपने सारे 85-87 जो विधायक चुने गए हैं उनसे कहो कि तुम इस्तीफा दो, सड़कों पर उतरो। और इसके साथ में जो विपक्ष की भी जो 2-4 लोग, उसमें वामपंथी भी है, कांग्रेस के भी हैं, उनको भी, क्योंकि इस समय सबसे बड़ी चुनौती हम सबके सामने है कि लोकतंत्र को बचाना है, जनतंत्र को बचाना है, संघीय व्यवस्था को बचाना है, संविधान को बचाना है, धर्मनिरपेक्षता को बचाना है। तो इस हेतु तो कुछ त्याग तो करना ही पड़ेगा। और वो त्याग का रास्ता गांधी ने बहुत अच्छे ढंग से बताया कि वो प्रतिरोध। तो आप अपने साथियों से कहें, ममता जी, मेरा आपसे अपील है, बल्कि निवेदन है कि आप तो इस्तीफा दें, इसके साथ साथ आप तो, क्योंकि आप तो विधायक भी नहीं है, तो आप तो इस्तीफा दे दें, लेकिन इसके साथ साथ आप अपने विधायकों से कहिए कि एक साथ 85 लोग इस्तीफा दें और फिर सड़कों पे उतरें,
कि ये क्योंकि वो चोर बाकी के लोग पुलिस जीत हुई है, हम जनता को अलग जनता में अलग जगाना है। पूरे पश्चिम बंगाल के गांव-गांव में घूम जाएं, गांधी का नारा लगा के सत्याग्रह करना, क्योंकि नई ढंग की राजनीति अब आपको लानी है। अगर राष्ट्र को बचाना है, देश को बचाना है और पश्चिम बंगाल को उसका एक हिस्सा बचाना है, तो आपको नई किस्म की राजनीति जगानी होगी, और वो नई किस्म की राजनीति है त्याग की और परित्याग की। अब परित्याग करिए और फिर त्याग करिए और फिर सड़कों पर उतरिए। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आज 85 लोग इस्तीफा देते हैं विधायक का विधानसभा, तो ये एक बड़ी नजीर, ऐतिहासिक नजीर बनेगी और इसका मैसेज दुनिया भर में जाएगा, खाली देश में ही नहीं, देश से बाहर भी जाएगा। जैसा कि आज ईरान मैसेज दे रहा है शहादत का, खुलेआम सड़कों पर उतर करके कि आओ किस ट्रम्प साहब हम भेजिए अपनी सेनाएं और मारिए हमको, हम तो यहाँ खड़े में इनकलाब को चौराहे पर आना है। तो इतिहास में खाली मुख्यमंत्री बनने से इतिहास नहीं बनता है, इतिहास बनता है कि जब आप एक नया आयाम जोड़ते हैं, नई नजीर सामने रखते हैं। तो मेरा तो ये कहना है कि वो अपने सभी साथियों से कह दें कि विधानसभा से एक साथ सामूहिक इस्तीफा दे, हम सब बैठेंगे, गाँव में जाएंगे, कि हमारे साथ अन्याय हुआ, 100 सीटें किस तरह से चुराई गई, ये हम आपको बताने के लिए आए। क्या फर्क है विधायक का, वो क्या होता है, वो भत्ता न मिले, संशोधन, इससे क्या फर्क पड़ता है। अब जाहिर तो देखिए जनता एक बिल्कुल नई परिवर्तन की लहर हो जाएगी, एक नया कमिटमेंट सामने आएगा, नई चीज सामने आएगी। उत्तर के लोगों पर भी पड़ेगा, मुझे भी पड़ेगा, हाँ हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। तो एक नई सामने रखें, इतिहास में एक नया अध्याय जोड़े। मैं तो ये गांधी ही अब एक मात्र रास्ता है। गांधी में अब मजबूरी नहीं, मजबूत गांधी की जरूरत है, वो प्रतिरोध की गांधी की जरूरत है, समझे। राइट सर। तो मैं तो इस रूप में देख रहा हूँ कि वाकई में कुछ करके दिखाना है। वो ज्ञानेश वानेश वगैरह ये तो एक इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दिए, इनका कोई नाम ले नहीं होगा, ये मैं आपको बता दूं। जो आज जिस तरह से ये कर रहे हैं, नेहरू जी को गालियां दे रहे हैं, अगले 5 साल के बाद इनकी वो दुर्गति होगी, इतिहास के कूड़ेदान में होंगे। लेकिन उसमें ममता जी को ये रास्ता दिखाना होगा, ये प्रशस्त करना पड़ेगा त्याग का मार्ग, सत्याग्रह का मार्ग, तभी कुछ हो सकता है।